ये विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं विस्थापन धारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं और फैराडे का नियम क्या है। अब विस्थापन धारा क्या चीज़ है, इसकी कल्पना की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक आरसी परिपथ ले रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं संधारित्र की आवेशन निरावेशन के अध्ययन के लिए जो हम परिपथ बनाते हैं वही हमने परिपथ यहाँ बनाया है। या हम जैसे ही कुंजी को बंद करते हैं, इस परिपथ में बैटरी से होकर धारा बहने लगती है, और जैसे इस कुंजी को हटाते हैं संधारित्र का निरावेशन होता है, बैटरी सर्किट से हट जाती है और प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र का निरावेशन होने लगता है, तो भी धारा बहती है। अब हम सवाल ये उठता है कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसके मध्य या तो निर्वात होता है या परावैद्युत भरा होता है। तो अगर इसके मध्य निर्वात या परावैद्युत है, जिससे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हम देख चुके हैं नहीं निकलते हैं, परावैद्युत में से हमेशा बद्ध धारा बहती है। ये हमने पदार्थ में जब विद्युत क्षेत्रों का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि उसमें बद्ध धारा की उत्पत्ति होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस संधारित्र में से होकर फिर धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, और इसको समझने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, विस्थापन धारा की कल्पना की और ये पाया कि जब संधारित्र का इस परिपथ में कुंजी के बंद होने पर या खुलने पर आवेशन या निरावेशन होता है, तब उस समय जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम लिख सकते हैं dq dt, जहाँ q क्या है, संधारित्र पर, क्योंकि डिस्चार्जिंग तभी होगी जबकि इसकी चार्जिंग हम पूर्व में कर चुके होंगे। तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के समय जब भी ये परिपथ में धारा बह रही है, मान लिया कि संधारित्र पर जो आवेश है वो है q, तो इसलिए प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा आवेशन या निरावेशन के समय संधारित्र के प्रवाहित जो परिपथ से धारा होगी उसका मान हो जाएगा dq dt। अब ये हम अच्छे से जानते हैं कि परावैद्युत में जो विद्युत विस्थापन सदिश है हम डिफाइन कर चुके हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, एप्सिलॉन 0 E प्लस P के द्वारा दिया जाता है, जहाँ P है उस परावैद्युत का पोलराइजेशन। अब यहाँ पर ये पोलराइजेशन हम दे चुके हैं किसके बराबर होता है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है, Q/A के बराबर है, जहाँ Q संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है, उसके पृष्ठ पर आवेश है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास dq dt में निकालना चाह रही हूँ वो इस समीकरण से मैं निकाल सकती हूँ। तो इस समीकरण के आधार पर जब मैं dq dt निकालती हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है Q का मान हो जाएगा A × D के बराबर। अब जब Q का मान A × D के बराबर हो जाएगा तो हम dq dt यानी बहने वाली धारा का मान जब मैं देखूंगी तो उस धारा का मान हो जाएगा ID = A, ये जो विद्युत विस्थापन सदिश है उसको हम डिफरेंशियल करेंगे समय के साथ, तो dt dt हो जाएगा। अब यहाँ पर विस्थापन धारा घनत्व अगर मैं देखना चाहूँ यानी JD का मान हो जाएगा ID/A, क्योंकि प्रति एकांशित फल से बहने वाली धारा ही धारा घनत्व होती है। तो विस्थापन धारा घनत्व के संदर्भ में हम विस्थापन धारा का मान प्रति एकांशित फल निकालेंगे, और वो मान यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपके पास चूँकि I बन गया है तो ID/A का मान यहाँ से हम देखते हैं dd dt ऑफ D, यानी विस्थापन सदिश का समय के साथ हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। और इसका मात्रक अगर मैं देखूं तो साफ दिख रहा है कि dt dt का मान से अगर मैं मात्रक निकालूंगी यहाँ पर d का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक होता है आपके पास ID/A का मात्रक होता है कूलाम/मीटर²। तो यहाँ कूलाम पर सेकंड इंटू मीटर², तो कूलाम पर सेकंड से यहाँ पे सेकंड कटते ही क्या बच जाएगा, कूलाम/मीटर² बच जाएगा। तो ID का मात्रक जो मेरे पास मिलेगा वो कूलाम पर सेकंड ही आएगा, यहाँ से अगर मैं यानी कि एम्पियर ही आएगा। तो विस्थापन धारा घनत्व का वही मात्रक है जो कि धारा घनत्व का होता है, या फिर विस्थापन धारा का मात्रक वही है जो कि धारा का मात्रक होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि चालकों में जो है वो चालन धाराओं का मान अधिक होगा, और परावैद्युत में इसका मतलब विस्थापन धाराओं का मान अधिक होगा। तो D = चूँकि एप्सिलॉन 0 प्लस P है, इसलिए जो हमें विस्थापन धारा घनत्व देखा है वो dd dt ऑफ D है, तो इसका हम मान रख देते हैं, और उसका जब हम डिफरेंशियल करते हैं यहाँ से D का तो मुझे मिल जाता है विस्थापन धारा घनत्व का मान एप्सिलॉन 0 del del T ऑफ E प्लस del 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 T ऑफ P, यानी कि जो विस्थापन धारा मिल रही है, एक तो मान मिल रहा है मुझे विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन से, दूसरा मान मिल रहा है पोलराइजेशन के समय के साथ परिवर्तन से।
तो अगर आपके पास हमने उसका पोलराइजेशन पदार्थ का नहीं भी किया हो तो dp dt तो शून्य हो जाएगा। यानी संधारित्र में जैसे हम कह रहे निर्वात है और हमने उसका पोलराइजेशन नहीं किया अगर परावैद्युत है तो आपके पास हो जाएगा dp dt = 0। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्रों का परिवर्तन वहाँ है, क्योंकि धारा बह रही है तो विद्युत क्षेत्रों में तो परिवर्तन है ही है, तो आपके पास विद्युत क्षेत्रों में जो परिवर्तन है उसके कारण जिस धारा की उत्पत्ति हो रही है वो क्या है? विस्थापन धारा है। तो JD का मान क्या हो जाएगा? ε0 dt। तो इसका मतलब जो विस्थापन धारा है वो विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो ID का मान मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, विस्थापन धारा का मान निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे इस धारा घनत्व का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसके साथ? क्षेत्रफल के साथ। तो हम यहाँ JD का मान रख देते हैं, ε0 dt डॉट dA कर देते हैं। तो यहाँ से मैं डेल dt को बाहर ले सकती हूँ, तो E डॉट dA बच जाएगा। और E डॉट dA एक्चुअली क्या है हम जानते हैं, विद्युत फ्लक्स है। तो विस्थापन धारा का मान हम विद्युत फ्लक्स में भी निकाल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर की वजह से किसकी उत्पत्ति हुई है? विस्थापन धारा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम विस्थापन धारा को समझते हैं। अब हम चूंकि हमें आगे मैक्सवेल के समीकरण करने हैं इसलिए हम एक और नियम यहाँ देख लेते हैं और वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और उससे संबंधित फैराडे का नियम। अब सन 1931 में फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जब कुंडल और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो जो गैल्वेनोमीटर उसमें जुड़ा हुआ है वो क्या दिखाता है? विक्षेप। यानी कि कुंडली में क्या बहने लगती है? धारा। किसके प्रभाव से? इन दोनों के परस्पर चुंबक और चालक के मध्य जो गति हो रही है उसके मध्य अपेक्षित गति के फलस्वरूप कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी विद्युतीय प्रभाव कुंडली में आए, किसकी प्रेरणा से आए? चुंबक की प्रेरणा से आए। क्योंकि जैसे ही चुंबक और कुंडली के मध्य गति होती है तो कुंडली से जुड़ा हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बदलता है और वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है तो वो किसकी उत्पत्ति करता है? प्रेरित धारा की और प्रेरित वोल्टता की उत्पत्ति करता है। प्रेरित विद्युत बल को प्रेरित करता है कुंडली में और इसे ही हम क्या नाम देते हैं? प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रभाव को क्या नाम दिया जाता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसको विस्तार से अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि कुंडली के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को कुंडली धारावाही कुंडली के जब पास लाते हैं तो कुंडली से जुड़े गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है और जब उसे कुंडली से दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा से बदल जाती है। और चुंबक के स्थान पर अगर कुंडली गतिमान होती है तो भी यही प्रभाव प्रेक्षित होता है। यानी कि आपके पास यह प्रभाव विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का तब प्रेक्षित हो रहा है जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति है। या तो कुंडली गतिमान है या चुंबक गतिमान है या दोनों ही गतिमान है, लेकिन अगर दोनों ही स्थिर हो जाएं तो कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए जो दिखाया गया है कि यहाँ पर आपके पास अगर आप ध्यान दें तो ये कुंडली बनाई गई है धारावाही, यहाँ एक चुंबक है, यहाँ हर एक में हमने चुंबक और कुंडली दिखा रखी है और इनकी गति की दिशा दिखाई है और गैल्वेनोमीटर के विक्षेप में भी दिशा हमने दिखाई है। तो जैसे ही हम साउथ ध्रुव को चुंबक को हम कुंडली के पास ले जा रहे हैं, लेकिन कौन सा ध्रुव पास जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव पास जा रहा है। और अगर हम ये दक्षिणी ध्रुव पास में ले जाते हैं और इसकी गति का विरोध होना है, क्योंकि आपके पास फैराडे का नियम जो है वो क्या कहता है कि आपके पास कि किसी भी बंद पथ से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और लेंज ने क्या कहा कि लेंज के अनुसार ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है उसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को समझें तो ये धारा की दिशा दर्शाने में मुझे बहुत आसानी होती है इससे कि अगर मैं साउथ ध्रुव को इसके पास ला रही हूँ तो कुंडली में इस तरह से धारा बहेगी कि ये वाला ध्रुव कुंडली का ये सिरा क्या बन जाए? उसका विरोध करे, इसकी गति का विरोध करे, यानी ये इसके पास आ रहा है तो ये इससे दूर जाए, यानी ये कौन सा ध्रुव बने? साउथ पोल बने। तो ही प्रतिकर्षण होगा और ये दूर जाएगा क्योंकि उसका विरोध करेगा उसके पास आने का। तो साउथ ध्रुव बनने के लिए ज़रूरी है कि कुंडली में धारा की दिशा यहाँ से देखने पर, क्योंकि इस ध्रुव को हमको क्या बनाना है? साउथ पोल। तो यहाँ से देखने पर धारा का दिशा इस तरह से हो कि ये साउथ पोल बने। तो यहाँ पर हम ये कुंडली में धारा की दिशा हमने दिखा रखी है।
कि यही और फिर इस वजह से धारा बहेगी और बहेगी तो कुंडली का विक्षेप हम देख रहे हैं गैलोमीटर की सोरा है, बाईं ओर है। इसी तरह जब मैं नॉर्थ ध्रुव को पास लाती हूँ तो नॉर्थ ध्रुव को जब मैं पास लाती हूँ तो आपके पास ये जो आपके पास कुंडली है यहाँ पर ये इसके पास आने का विरोध करेगी और पास आने का विरोध करेगी तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दिशा में थोड़ा सा हमने डिफरेंस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि ये ध्रुव आपके पास क्या बने, ये इस गति का विरोध करे दूर जाने का, या हम इसको कह देते हैं ये इससे दूर जा रहा है, पास आने की बजाय हम ये कह रहे हैं कि ये क्या जाता है, इससे दूर जा रहा है, यानी कि गति की दिशा इस तरफ है। तो नॉर्थ पोल जब इससे दूर जा रहा है और नॉर्थ पोल जब इससे दूर जाएगा तो ये कोशिश क्या करेगा कि ये नॉर्थ पोल इससे दूर नहीं जाए, और दूर नहीं जाए तो क्या होगा, जब आकर्षण होगा तो ये पोल क्या बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए। इसलिए इन दोनों कुंडलियों में हमने धारा की दिशा एक ही दर्शाई है, विक्षेप एक ही दिशा में दर्शाया गया है। अगर हम ये कहें कि अगर हमें साउथ पोल को पास ले जाने के स्थान पर अगर मैं दूर ले जा रही हूँ तो दूर ले जाने के लिए इसकी गति का विरोध होना चाहिए तो ये आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण तभी होगा जब ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ पोल ध्रुव तब बनता है कुंडली का जब धारा की दिशा आपके पास वामावर्त दिखाई जाती है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमने ये धारा की दिशा कैसी दिखाई है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई है। तो गैलोमीटर में विक्षेप कहाँ आता है, दाईं ओर आता है। इसी तरह जब हम ये जो नॉर्थ पोल को कुंडली के पास ले जाते हैं, अब यहाँ पर भी हम नॉर्थ पोल को कुंडली के पास ले जाएंगे, कुंडली से दूर ले जा रहे हैं हम, पास नहीं ला रहे हैं, यहाँ पर हम कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो जब हम नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो ये कोशिश यह करेगा कि ये इसका गति का विरोध करेगा और कोशिश क्या करेगा कि ये इसके पास आए। हम यहाँ इसको दिखाएंगे इस तरह से कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है और नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है तो इसका गति का विरोध करेगा और विरोध करेगा तो इसको पास आने से रोकेगा और पास आने से रोकेगा तो ये पोल कौन सा बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर धारा की दिशा पुनः ऐसे दिखाई गई है कि ये कौन सा पोल बने, नॉर्थ पोल बने। क्योंकि अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो दूर की गति का विरोध होने पर ये साउथ पोल बनेगा, जबकि हमने यहाँ धारा की दिशा कौन सी दिखाई है, नॉर्थ पोल की दिखाई है। इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या दिखाएंगे कि ये चुंबक इसके कुंडली के पास आ रहा है। तो इस तरह से हम धारा की गति दिशा को दिखा सकते हैं, किसके आधार पर, विद्युत चुम्बकीय के फेराडे और लेंज के नियम के आधार पर। अब हम यहाँ से हम देखते हैं और प्रेरित विद्युत बल इसका मतलब क्या हो गया है, -d∅/dt के बराबर हो गया, जहाँ d∅m यहाँ φm क्या है, चुम्बकीय फ्लक्स है। तो d∅m/dt क्या दिखा रहा है, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो E क्या है, विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिससे हम किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, और चुम्बकीय फ्लक्स को किस में नापते हैं, वेबर में नापते हैं। जहाँ चुम्बकीय फ्लक्स का मान हम किसके द्वारा देते हैं, B.da के द्वारा देते हैं। तो इसलिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान हो जाएगा -del∆t ऑफ φm का मान हम रख देते हैं B.da, और जो प्रेरित वाहक बल है उसका मान हम लिख सकते हैं E.dl। तो इसलिए जो नियम है हमारे पास फेराडे का नियम है, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए दिया गया है, जिसमें लेंज का नियम भी समाहित है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि समाकलन रूप में हम दिखा सकते हैं कि इंटीग्रल E.dl शुड बी इक्वल टू -del∆t ऑफ B.da। यहाँ एक बात मुझे ध्यान रखनी है कि इस बंद पथ के द्वारा जो पृष्ठ घेरा गया वही यहाँ पर हमने दर्शाया है। और स्टोक की कर्ल प्रमेय से मैं जानती हूँ कि किसी भी सदिश का रेखा समाकल उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। इसलिए हमने E.dl को रिप्लेस कर दिया है किससे, सरफेस इंटीग्रेशन से, और हमने यहाँ इसको रिप्लेस करके दिखाया है कि कर्ल ऑफ E.da। तो यहाँ पर कर्ल ऑफ E.da किसके बराबर हो गया, अब del∆t को हमने अंदर ले लिया है तो ये मान बन जाएगा -del∆t, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिवर्तन है वो किसके साथ, समय के साथ, और फिर उसका पृष्ठ समाकल हमने किया है। तो इसको अब मैं इधर ले आती हूँ इस वाली टर्म को, तो ये बन जाता है, और डी को कॉमन ले लिया पृष्ठ समाकल को,
पृष्ठ जो समाकल हम कर रहे हैं उसमें से हमने डी को बाहर ले लिया, तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन कर्ल ई प्लस डेल डेल टी ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू 0। चूँकि डी एच 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म शून्य होगी, और ब्रैकेट वाली टर्म को हम जैसे ही शून्य करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का कर्ल है या घूर्णकता है उसका मान किसके बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के बराबर है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो किसको उत्पत्ति करती हैं, किसकी उपस्थिति को बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को बताती हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति किसके कारण है, चुंबकीय क्षेत्रों के कारण है। और जब हमने विस्थापन धारा की बात की तो हमने ये देखा था कि विद्युत क्षेत्र जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है उसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है, हमारे पास धारा की, और धारा जहाँ होती है धारा का हमें चुंबकीय प्रभाव प्रेक्षित होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्रों का संबंध चुंबकीय क्षेत्रों से है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्रों का संबंध विद्युत क्षेत्रों से होता है। यहाँ पर एक बात हम रखें कि यहाँ पर हम स्थायी या स्थैतिक विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे विद्युत क्षेत्रों और चुंबकीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जिसका मान समय के साथ बदल रहा है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्रों से चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति हो रही है, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्रों से विद्युत क्षेत्रों की उपस्थिति का ज्ञान हमें यहाँ पर फैराडे के नियम से मिल रहा है। तो यहाँ पर स्थिर क्षेत्रों के लिए हम जानते हैं कि ई डॉट डी एल 0 यानी कि कर्ल ई 0 होता है, इसलिए जो डेल बी डेल टी का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र हैं तो चुंबकीय क्षेत्रों का परिवर्तन मुझे नहीं दिखेगा, तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र हैं तो डेल बी डेल टी 0 होगा, तो कर्ल ई 0 होगा। तो बात एक ही है कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब हम इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने सारे नियम देख लिए हैं, और हम एक नियम और देखेंगे कि एम्पियर का नियम और उसकी विसंगति क्या है, वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। और उसके आधार पर हम अब तक के जो हमने नियम पढ़े हैं उसके आधार पर हम देखेंगे मैक्सवेल के समीकरण क्या हैं। धन्यवाद।